पृथ्वी नारायण शाह एक सपने के साथ पैदा हुए थे, नेपाल के बिखरे हुए राज्यों को एक करना। उन्हें 1740 में गोरखा का राजगद्दी मिली। छोटी उम्र से ही वह उपजाऊ काठमांडू घाटी की कहानियों से मोहित हो गए थे। उन्होंने इसके महत्व को पहचाना और घाटी को केंद्र में रखकर एक शक्तिशाली राज्य बनाने का सपना देखा। पृथ्वी नारायण शाह समझते थे कि घाटी को जीतना आसान नहीं होगा। घाटी में 3 शक्तिशाली शहर राज्य थे, काठमांडू, पाटन और भक्तपुर। ये राज्य अक्सर आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन वे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करते थे। पृथ्वी नारायण शाह एक चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत बनाने, गठबंधन बनाने और अपने दुश्मनों का अध्ययन करने में सालों बिताए। घाटी को जीतने के उनके पहले प्रयासों का कड़ा प्रतिरोध हुआ। खास तौर पर कीर्तिपुर की लड़ाई एक महंगा सबक साबित हुई। 1768 में शहर पर कब्जा करने से पहले गोरखा सेना 2 बार भारी नुकसान के साथ हार गई थी। कीर्तिपुर में जीत हालांकि क्रूर थी, एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने पृथ्वी नारायण शाह के दृढ़ संकल्प को दिखाया और बाकी राज्यों को एक संदेश भेजा। उनकी सफलता केवल सैन्य ताकत के कारण नहीं थी, वह कूटनीति और गठबंधनों के महत्व को समझते थे। उन्होंने घाटी के राज्यों के बीच मौजूदा प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाया, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। सैन्य ताकत को राजनीतिक चालबाजी के साथ जोड़ने वाला यह बहुआयामी दृष्टिकोण उनकी अंतिम जीत की कुंजी साबित हुआ। 1797 तक पृथ्वी नारायण शाह ने अपने जीवन भर के सपने को साकार कर दिया था। काठमांडू घाटी के कभी विभाजित राज्य उनके शासन में एक हो गए थे। उन्होंने कांतिपुर, ललितपुर और भक्तपुर के राज्यों को हराया, सदियों से चले आ रहे विभाजन और संघर्ष को समाप्त किया। उनकी जीत ने नेपाल के लिए एक नए युग की शुरुआत की। गोरखा विजय नेपाली इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने एक एकीकृत और स्वतंत्र राष्ट्र की नींव रखी। पृथ्वी नारायण शाह का दृष्टिकोण केवल क्षेत्र पर कब्जा करने से आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने अपने लोगों के लिए एक मजबूत और समृद्ध राज्य स्थापित करना चाहा। हालांकि उनकी विजय चुनौतियों के बिना नहीं थी। उन्हें कुछ वर्गों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, खासकर उन लोगों से जिन्होंने पुराने शासन में सत्ता और प्रभाव का आनंद लिया था। उन्हें पड़ोसी राज्यों की महत्वाकांक्षाओं से भी जूझना पड़ा, जिन्होंने नए एकीकृत नेपाल को एक संभावित खतरे के रूप में देखा। इन चुनौतियों के बावजूद पृथ्वी नारायण शाह एक बुद्धिमान और सक्षम शासक साबित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से नीतियां लागू की। वह एक मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण में व्यापार और वाणिज्य के महत्व को समझते थे। काठमांडू घाटी को अपने नियंत्रण में लेने के साथ पृथ्वी नारायण शाह ने अपनी राजधानी को काठमांडू स्थानांतरित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने शहर के रणनीतिक स्थान और सत्ता और संस्कृति के केंद्र के रूप में इसकी क्षमता को पहचाना। इस कदम ने नेपाल पर शाह वंश के लंबे शासन की शुरुआत की, जो 2008 तक चला। काठमांडू, जो पहले कई प्रतिस्पर्धी राज्यों में से एक था, एक नए राष्ट्र के केंद्र में बदल गया। पृथ्वी नारायण शाह ने शहर का विस्तार करने और महलों और मंदिरों का निर्माण करने वाली महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजनाएं शुरू की। वह प्रतीकवाद के महत्व को समझते थे और एक ऐसी राजधानी बनाना चाहते थे जो उनके राज्य की ताकत और एकता को दर्शाती हो। शाह वंश की स्थापना का नेपाल के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। पृथ्वी नारायण शाह के वंशज 2 शताब्दियों से अधिक समय तक नेपाल पर शासन करेंगे, देश के भाग्य को आकार देंगे। राजवंश का शासन चुनौतियों के बिना नहीं था, आंतरिक सत्ता संघर्ष और बाहरी खतरों से चिह्नित था। हालांकि शाह वंश ने शांति और समृद्धि के काल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने नेपाल के क्षेत्र का विस्तार किया, व्यापार को बढ़ावा दिया और एक विशिष्ट नेपाली पहचान को बढ़ावा दिया। राजवंश के संस्थापक पृथ्वी नारायण शाह की विरासत देश पर बड़ी रही, आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके इतिहास को आकार देती रही। पृथ्वी नारायण शाह की विरासत उनकी सैन्य विजयों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें आधुनिक नेपाल के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्हें एक एकीकृत और स्वतंत्र राष्ट्र की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। उनके दूरदर्शिता और नेतृत्व ने नेपाल को छोटे राज्यों के संग्रह से हिमालयी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति में बदल दिया। हालांकि उनकी विरासत जटिलताओं के बिना नहीं है। अपने एकीकरण प्रयासों के लिए मनाए जाने के दौरान कुछ लोग उनके तरीकों की आलोचना करते हैं।
विशेष रूप से काठमांडू घाटी पर कब्जा करने में बल प्रयोग की। उनके शासनकाल में विस्तारवादी गोरखा साम्राज्य की शुरुआत भी हुई, जो शुरुआत में सफल होने के बावजूद अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे शक्तिशाली पड़ोसियों के साथ संघर्ष का कारण बना। इन जटिलताओं के बावजूद नेपाल पर पृथ्वी नारायण शाह का प्रभाव निर्विवाद है। उन्हें उनके सैन्य कौशल, उनके राजनीतिक कौशल और एक एकीकृत और समृद्ध नेपाल के लिए उनके दृष्टिकोण के लिए याद किया जाता है। उनकी शिक्षाओं, जिन्हें अक्सर दिव्य उपदेश कहा जाता है, का आज भी कई नेपाली अध्ययन करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, दृढ़ संकल्प और एकता की शक्ति की याद दिलाती है। वह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक और नेपालियों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनकी विरासत नेपाल की पहचान और दुनिया में उसके स्थान को आकार देती रहती है।